देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 दिसंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आगाज। देश विदेश से आयुर्वेद विशेषज्ञ पहुंच रहे उत्तराखंड। सम्मेलन में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने पर मंथन। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दी जानकारी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने को बताया एकमात्र उद्देश्य। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत और सफलता को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कसा कांग्रेस पर तंज। कहा, विरोध करने वालों के लिए ये कड़ा जवाब है। देहरादून में लगातार दौड़ रही तबादला एक्सप्रेस। सरकार ने रातों रात किए 5 आईपीएस ऑफिसरों के तबादले। उत्तराखंड गृह सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उधम सिंह नगर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने की अधिकारियों के साथ बैठक। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड की कहर। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रैन बसेरे की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को हर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन उत्तराखंड की शाखा खटीमा में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन। गरीब बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के तरीकों पर हुई चर्चा। पौड़ी में साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का सख्त रवैया। अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा जन जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन। पौड़ी के यमकेश्वर के किंसूर मोटर मार्ग हुआ भयंकर सड़क हादसा। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से पति पत्नी और बेटे सहित 3 लोगों की मौत हुई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि उत्तराखंड में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आज से देहरादून के परेड ग्राउंड में आगाज हो गया है। जी हां, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सम्मेलन के लिए देश विदेश से आयुर्वेद विशेषज्ञ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद विशेषज्ञ 600 शोध पत्र भी इस दौरान पेश किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। और इस सम्मेलन में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आयुर्वेद के ज्ञान के साथ ही बेहतरीन उपचार भी लोगों को मिलेगा। आयुर्वेद एक्सपो 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। दुनिया की अनेक विधाएं फेल हो गई थी और उस समय हम अगर सबसे ज्यादा किसी प्रणाली पर आधारित रहे थे तो वो यही हमारी आयुर्वेद की प्रणाली है। आयुष और योग पर हम सब उस समय अपने को स्वस्थ किए थे। ये हम सभी सही जीवन शैली के बारे में ये बताता है कि इसका उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर इसका लक्ष्य है कि रोग को होने ही न देना, या रोग अगर हो जाए तो उसको जड़ से समाप्त करना। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गठित आयुष मंत्रालय आज हमारे इस प्राचीन विज्ञान को पूरे विश्व के अंदर आज नई पहचान दिला रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज आयुर्वेद को मान्यता मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर
गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मैं आदरणीय मंत्री जी से बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि पूरे देश के अंदर यह उन्हें प्रयोग प्रकृति परीक्षण का चल रहा है और उन्होंने हमारे सभी चिकित्सकों से भी यहाँ से आज अपील की है कि उनको एक सीमा में जाकर प्रकृति परीक्षण को पूरा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष पर आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को आयुष मॉडल गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने पर भी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अभी कोटेचा जी ने बताया कि इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है और जैसे ही हमको भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, जल्दी ही एक बड़ा केंद्र हमको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में भी मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से योग और आयुर्वेद की प्रचार प्रसार होगी, लोगों में जागरूकता आएगी और नए नए रिसर्च होंगे, नए नए से शोध होंगे। भाइयों बहनों, आरोग्य मेले में हमारे 8 विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में रोजाना 40,000 लोगों का इलाज हो रहा है। सरकार 272 से ज्यादा जांचों को भी निःशुल्क करवा रही है और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं दिन प्रतिदिन बेहतर हो, इसके लिए प्रदेश में डॉक्टर और अन्य स्टाफ की भर्ती भी की जा रही है। धामी सरकार का एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना, साथ ही पीपीपी मोड पर दिए गए अस्पतालों को भी सरकार वापस लेने जा रही है, जिससे कि वहां पर भी बेहतर व्यवस्था की जा सके। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी सरकार जो है पर डे सरकारी हॉस्पिटलों में 40,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा 272 जांचें फ्री की गई। हमारी सरकार के द्वारा जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए खुशियों की सवारी अलग से व्यवस्था की गई है। डायलिसिस का इलाज हमारे यहाँ फ्री है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की डायलिसिस के मरीजों का इलाज फ्री है। रही पीपी मोड के जो हॉस्पिटल हमारे, तो
विश्व बैंक द्वारा एक 2016 में एक योजना आई थी कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपीपी मोड पे दिया गया था, और तत्कालीन सरकार ने उस समय सोचा होगा कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी, इसलिए पीपीपी मोड पे दिए गए थे। अब हमारे राज्य में डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अब हम जितने भी पीपीपी मोड के हॉस्पिटल हैं उनको पीपी मोड से हटा के जो है पूरा नियंत्रण अब सरकार का उसमें रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत और सफलता को लेकर बात की है। जी हां, शीतकालीन सत्र की शुरुआत और सफलता को लेकर उन्होंने बात की है, और जिसमें उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की है। और उन्होंने कहा है कि सरकार के यह प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूरे साल यात्रा कराने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है, और उसी के तहत यात्रियों को GMVN के होटलों में 25% रियायत, पंच बद्री केदार के साथ शीतकालीन गद्दे स्थल के आसपास व्यवस्था, ढांचागत विकास, यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने की व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, राज्य निर्माण से पहले ही शीतकालीन यात्रा की जरूरत को जानते थे, जिसको लेकर सरकार से ये गुहार लगाई जा रही थी कि इसको साकार किया जाए, और धामी सरकार ने इसे साकार करके दिखाया है। यही नहीं, इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यावरण और अन्य कारणों की आड़ में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए ये कड़ा जवाब है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं, और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है, और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा गढ़वाल मंडल के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनमें यात्रियों को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25% किराए में छूट देने का भी ऐलान किया गया है। निश्चित रूप से सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य में तीर्थाटन के साथ पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और चलिए अब बात देहरादून की, जहां पर देहरादून में तबादला एक्सप्रेस लगातार दौड़ रही है। सरकार ने 5 IPS अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा से CCTNS और दूरसंचार वापस ले लिया गया है। वही आपको जानकारी दे दें कि वी मुंगरेशन को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था बनाया गया है, और वही SP अंशुमन को मौजूदा जिम्मेदारी के साथ CCTNS और दूरसंचार की भी जिम्मेदारी दी गई है। वही गढ़वाल के IG करण सिंह नगनियाल को IG इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है, और अब तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव स्वरूप को गढ़वाल का नया IG बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने करीब 17 IPS अफसरों के भी तबादले किए थे। वहीं 2 दिन पहले सरकार ने 23 PCS अफसरों के ट्रांसफर किए थे। उस लिस्ट में कई जिले के SDM, ADM भी शामिल थे, और इधर बुधवार रात को एक बार फिर एक साथ 5 वरिष्ठ IPS अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और तबादले सरकार की ओर से किए जा सकते हैं।
और अब बात करेंगे आगामी नगर निकाय चुनाव की। जी हां, आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उधम सिंह नगर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर डीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि काशीपुर और रुद्रपुर नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा भी इस बैठक के दौरान की गई है। उन्होंने बताया है कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए खास काम किया जा रहा है। इससे पहले भी शहरी विकास विभाग में की जिम्मेदारी देख रहा था और क्योंकि नगर निकाय में अभी नगर निकाय चुनाव भी हमारे होने हैं और नगर निगम में काफ़ी ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं लोगों की डेली लाइफ को टच करते हैं, तो उनमें हम लोग अभी सेंट्रल स्कीम्स की भी समीक्षा हम लोगों ने की, इसमें राज्य स्तरीय स्कीम्स की भी समीक्षा कर रहे हैं और ये कोशिश किया जा रहा है कि जो भी उनके जो पब्लिक की ग्रीवांसेस हैं उनको तत्काल निराकृत किया जा सके। यहाँ पे नगर निगम रुद्रपुर ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। आपने खुद ही देखा यहाँ पे कि जो लेगेसी वेस्ट को जो हटाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है, मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा जो उन्होंने बायोगैस का प्लांट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। काफ़ी मैं वहाँ पे खुद भी विजिट करने गया था और पूरे इसमें SWM रूल्स का वहाँ पे पूरा अनुपालन किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारे अभी लंबित प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम तत्काल पूर्ण करा सकें। नेशनल गेम्स के पहले हम लोग चाहेंगे कि हमारा वेंडिंग जोन भी हमारा पूरा तैयार हो जाए और काशीपुर के भी हम लोग जो इश्यूज हैं उनको भी हम लोग दूर करेंगे। यातायात व्यवस्था को भी हम लोग सुचारू रूप से इसमें करना चाह रहे हैं और इसमें SSP साहब से भी हमारी पूरी बात हुई है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सुचारू रूप से यातायात को हम लोग यहाँ पे व्यवस्था को बना सकें ताकि जनता को जाम से निजात मिल सके। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर में किसान कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी ने भू अध्यादेश को लेकर यह ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ढिल्लों ने ज्ञापन सौंपे जाने को लेकर जानकारी भी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार जो भू अध्यादेश ला रही है उसके बारे में किसान और जनता को एजेंडा स्पष्ट किया जाए। साथ ही किसानों की जमीन को सीलिंग से 12.5 एकड़ से कम न करके उसे बढ़ाकर 18 एकड़ किया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। इसके अलावा उत्तराखंड में किसानों को 2 साल का बिजली का बिल भी माफ किया जाए और किसानों के गन्ने की फसल का भुगतान 500 प्रति कुंतल किए जाए ताकि किसान अपनी आय को बढ़ा सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, सुनिए। तो यही है कि जो भू अध्यादेश लाया जा रहा है उत्तराखंड में, पहले स्पष्टीकरण तो दें वो क्या करना चाहते हैं, फिर दूसरी जो राय लेते हैं। अभी बाजपुर में भी 2 दिन पहले राय ली गई, किसी को बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया, बीजेपी की पार्टी के लोगों को बुलाया गया। आपने राय लेनी है जनता के बीच में लीजिए, किसानों के बीच में लीजिए। मैं भी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तक सूचित नहीं किया गया, किसी पक्ष के किसी को नहीं सूचित किया गया, किसी किसान को सूचित नहीं किया गया। और दूसरा हम कहते हैं कि कोई भी अगर स्टेट खुशहाल होती है या कंट्री खुशहाल होती है, हम एक तो ये कहते हैं कि बाहर का बिजनेसमैन यहाँ आए, पैसा लगाए। अभी भू अध्यादेश चालू भी नहीं हुआ, लागू भी नहीं हुआ, अभी ब्रेकें लगे सबकी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब तक ये स्पष्टीकरण करने देते क्या करना चाहते हैं, कोई भी लगाने को तैयार नहीं। दूसरी हमारी मांग ये थी, गन्ने का सीजन चल चुका है, गन्ने का रेट 500 रुपये क्विंटल किया जाए, क्योंकि इसी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने कहा था कि किसान की आमदन दूनी होगी। किसान की आमदन दूनी तो नहीं हुई, लेकिन 5 गुना ज़्यादा खर्चे बढ़ गए। NPK, DAP खाद इस पर किसानों को नहीं मिली, किसानों ने कईयों ने ब्लैक पे खाद ली, किसानों की रेट, गन्ने का रेट नहीं तय किया गया, किसानों की गेहूं की बुवाई अब तक नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ का बिजली का बिल भी माफ किया जाए। देखिए, आज हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी जी के नेतृत्व में किसानों की बात को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं। जो किसानों के प्रदेश, किसानों के मुद्दे हैं, उन पर ये सरकार बिल्कुल भी कतई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में किसानों के मूल्य और गन्ने का मूल्य हो, फसलों के मूल्य हो, तो वो बहुत अलग हैं। अगर किसान कांग्रेस यदि इन मुद्दों को हम ज्ञापन लेके पहुंचे,
इसमें जैसे कि हमारा गन्ने का मूल्य हमने 500 रुपये निर्धारण की बात की है, भाजपुर के किसानों के जो 20 गांवों का मामला चल रहा है उसके निस्तारण की बात कही है, और बिजली के बिलों को माफ करने की बात कही है। बहुत सारे मुद्दे, भू अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, नए इंडस्ट्री घोषित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी नेता और अनुभवी नेता माननीय श्री यशपाल आर्य जी विधानसभा में बैठते हैं, आपके साथ विपक्ष के नेता हैं, आप उनके साथ सारे प्रारूप तय कीजिए जो अध्यादेश आप लाना चाहते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सरकार ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लिया है और इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को हर प्रकार की सुविधा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मामले को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया है कि हमने दोनों नगरपालिकाओं में मौजूदा रैन बसेरों में हीटर, साफ सुथरे बेड और बाथरूम की व्यवस्था भी की है। अगर रैन बसेरों में लोगों की संख्या बढ़ती है तो हम वहां पर बेड की संख्या भी बढ़ा देंगे। इसके साथ ही कुछ स्थानों को चिन्हित कर वहां पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिससे बाजार और बस स्टैंड के आसपास के गरीब लोगों को ठंड से निजात मिल सके। देखिए, आज मैंने नगरपालिका विकासनगर और नगरपालिका हरपुर दोनों जगह मुख्यतः तो जो ठंड पड़ रही है उसके मद्देनजर गरीब लोगों के रैन बसेरे का, जिन जगहों पे लोगों की आवाजाही रहती है रात बेरात, जैसे बस अड्डों के पास, बाजारों के बीच में, जहाँ कोई मजदूर गरीब लोग, तो ठंड के बचाव के लिए अलाव जलाने का जो व्यवस्था है, जिसमें मेरे ख्याल से 6 जगह हमारे पास हरपटपुर में है, जहाँ पे हम रात को परसों से अलाव जलाना शुरू कर रखा है, और 6-7 जगह विकासनगर में जहाँ पे अलाव जला रहे हैं। मैं कल रात को भी निकला था, तो कल रात को शायद पॉइंट से ठीक से चिन्हित नहीं थे, कुछ जगह मैं जा पाया, कुछ जगह मुझे नहीं मिले। आज मैंने उसकी प्रॉपरली मैपिंग की है और अभी रात को आज फिर उन सब बिंदुओं और उन सब पॉइंट्स पर अलाव जहाँ जलते हैं वहाँ फिजिकली भी जाकर के देखूंगा, नंबर 1 बात। दूसरा, दोनों ही नगरपालिका क्षेत्रों में जो रैन बसेरे का इंतजाम है उसको देखने आया था और मुझे बहुत खुशी है। मैं ईओ नगरपालिका साहब भी इकट्ठे हैं और उनके और अधिकारी कर्मचारी भी खड़े हैं, इंजीनियर साहब भी खड़े हैं, SMI साहब भी खड़े हैं कि वहाँ पर ठीक से हरपटपुर में भी आप देखेंगे उसमें बाकायदा हीटर लगा दिए गए हैं, साफ सुथरे बेड हैं, साफ सुथरे बाथरूम वगैरह है, और यदि और ज्यादा रहने वाले आएंगे तो वहां बेड और सुविधाएं और भी सृजित की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन उत्तराखंड की शाखा खटीमा में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीब बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी को लेकर जिला मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा है कि शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गरीब बच्चों के विकास पर किए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, इसको लेकर इस दौरान चर्चा भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, सुनिए। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड जनपद उधम सिंह नगर की शाखा खटीमा में आज शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी, जिसका आज का उद्देश्य है नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले जो गरीब छात्र छात्रा हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनका विकास कैसे करना है, इस पर परिचर्चा है और इन्हें नई शिक्षा नीति 2020 से कैसे लाभान्वित किया जाए और कैसे इन्हें इनका
संपूर्ण विकास किया जाए और इनके साथ साथ समाज से कैसे जुड़ा जाए, जिसके कारण हम अपने समाज के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी के मुखानी काठगोदाम रोड पर दो कारों में जोरदार टक्कर होने से हादसा हो गया है। जी हां, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें टकराते हुए काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। घटना में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। घटना के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। यहां तक कि घटना के बाद कार सवार दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे और हाथापाई भी हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेन रोड से तेजी से ये गाड़ी निकल रही है, लेकिन बगल से गुजरने वाली सड़कों से एक सफेद रंग की कार मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही है, जिसने जोरदार टक्कर मार दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून स्थित देहात क्षेत्र मड़ुआवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। जी हां, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तो बदमाश के पैर में गोली मारी ही, लेकिन गोली लगने के बाद बदमाश जो है वो वहीं पे घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल पुलिस ने देहरादून देहात के मड़ुआवाला में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और इसी बीच पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई और इस दौरान शातिर बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अभियान जारी रखा और जिसके बाद थाना सेलाकोई क्षेत्र में भाऊवाला में पुलिस और बदमाश एक बार फिर आमने सामने हो गए और इस दौरान पुलिस से बचाव के लिए बदमाश ने गोलियां चलाई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है और इस दौरान घायल बदमाशों के पास से पल्सर मोटरसाइकिल, 280 और 315 बोर का देशी तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।